हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का सेशन यहीं पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बिना किसी देरी के सभी को यहां पर देखेंगे क्वेश्चन की ओर। मैं आपके जानकारी के लिए यहां पर एक बात बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे वे सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या है। आप क्वेश्चन को समझे कि ना समझे, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कि यहां पर 6 संख्याओं का औसत है 12। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत है 12 और प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देने के बाद उनका जो नया सेट बनेगा उसका औसत क्या होगा। देखिए यहां पर दिया गया, हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में औसत मान दिया गया है 12। ठीक है, औसत मान दिया गया है 12 और हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग। यहां पर देखिए 6 संख्या है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 संख्याओं का 6 संख्याओं का 6 संख्याओं का योग 6 संख्याओं का योग बट्टा में 6 संख्या है 6 तो बट्टा में 6। तो यहां से अगर हम बात करें कि आखिर 6 संख्याओं का योग कितना होगा, यहां से अगर हम बात करें कि आखिर 6 संख्याओं का योग आखिर होगा कितना, तो यहां पर 6 संख्या का योग यहां पर योग होगा। यहां पर जब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हो जाएगा 12 छक 72, यानी कि 6 संख्याओं का योग आ गया 72। 6 संख्याओं का योग आ गया यहां पर 72। हमें अब बता देना है, यहां पर देखिए फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाएं, तो सुनिए संख्या है 6, संख्या कितना है, संख्या है 6 और हरेक में से 2 घटा दिया जा रहा है। हरेक संख्या में से 2 घटा दिया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि आखिर कुल कितना घटाया जा रहा है उस संख्या में से, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और 10 + 2 12, यानी कि उन 6 संख्याओं के योग में से 12 घटाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि घटाने के बाद प्रत्येक संख्या में से 2 घटा देने के बाद अब संख्याओं का योग कितना होगा, हर एक संख्या में से 2 घटा देने के बाद अब 6 संख्याओं का योग अब कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 6 संख्याओं का योग बराबर 72 - 12 बराबर 60 हो जाएगा। यानी कि 6 संख्याओं में से अगर 2 घटा दिए जाएं, हर एक संख्या में से अगर 2 घटा दिए जाएं, तो अब घटाने के बाद 6 संख्या का योग कितना हो गया, 60 हो गया। यहां पर 60 हो गया। और हमें यहां पर देखिए अब जो ये नया जो सेट बना है इसका अब हमें औसत मान बता देना है। तो यहां पर देखिए संख्याओं का योग दिया गया है 60 और संख्या है 6, तो अब हम आराम से यहां से इनका औसत निकाल पाएंगे।
अब हम यहाँ से आराम से इनका औसत मान निकाल पाएंगे। हम जानते हैं ना कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग दिया गया है 60, पदों का योग है 60 बट्टा में पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पद है 6 तो बट्टा में 6। अब ये देखिए 10 बार में कट जाएगा, 60 जो है 6 से 10 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर औसत मान कितना आ गया, यहाँ पर औसत मान नए सेट का औसत मान आ गया 10। ठीक है, नए सेट का औसत मान आ गया 10। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये होपफुली अब ये बोल सकता हूं कि अभी जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताई गई है, इनमें जो कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट को आप समझे होंगे और आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सभी कोई क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी कोई क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, यदि ए बी और सी तीनों मिलकर के प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी दोनों मिलकर के प्रतिदिन 94 रुपए कमाते हैं। ए और सी प्रतिदिन दोनों मिलकर के 94 रुपए कमाते हैं तथा बी और सी दोनों मिलकर के प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 76 रुपए कमाते हैं। तो हमें बता देना है कि सी की प्रतिदिन आय कितनी है। यहाँ पर हमें बता देना है कि सी जो है प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें प्रश्न से ही, तो ए बी और सी ये तीनों मिलकर के प्रतिदिन कमाते हैं 150 रुपए। 150 रुपए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ए बी और सी तीनों मिलकर के प्रतिदिन कमाते हैं 150 रुपए, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर है क्वेश्चन में कि ए और सी दोनों मिलकर के प्रतिदिन कमाते हैं 94 रुपए। कितना रुपए? 94 रुपए। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर है क्वेश्चन में कि बी और सी दोनों मिलकर के प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं। यहां पर है कि बी और सी दोनों मिलकर के प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां से बात करें कि बी अकेले प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है, बी अकेले प्रतिदिन कितना कमाता है, तो यहां पर कैसे निकलेगा? यहां पर निकलेगा कि ए बी और सी तीनों मिलकर के जितना रुपए कमाते हैं उसमें से अगर हम घटा लें कि ए और सी दोनों मिलकर के कितना कमाते हैं, तो यहां से बी का मान निकल जाएगा। यानी कि यहां देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर के रुपये कमाते हैं 150 रुपए कमाते हैं, माइनस ए और सी दोनों मिलकर के कितना रुपए कमाते हैं, तो यहां पर है 94 रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें कि बी प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है, बी प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है, तो यहां पर आ गया हमारा कि यहां पर घटेगा तो ये हो जाएगा 6, यहां पर है 14 में से 9 जाएगा बचेगा, यहां पर कितना 9 5 14, यानी कि बी अकेले 56 रुपए कमाता है। बी अकेले 56 रुपए कमाता है। बी अकेले जो है 56 रुपए कमाता है। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि सी प्रतिदिन कितना रुपए कमाता है। तो अगर हम बात करें समीकरण नंबर 3 से, तो यहां पर दिया गया है
बी प्लस सी का मान दिया गया है 76 रुपये और बी अकेले कमाता है 56 रुपये। तो अगर हम बात करें समीकरण नंबर 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 56 प्लस सी बराबर में कितना 76 रुपये। यहाँ पर अगर हम बात करें सी कितना हो जाएगा तो 76 माइनस 56 बराबर कितना होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए सी बराबर कितना होगा 0। यानी कि यहाँ देखिए सी जो है अकेले प्रतिदिन 20 रुपये कमाता है, सी अकेले प्रतिदिन 20 रुपये कमाता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है इस क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट थी वह कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और आपको जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सभी कोई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हेलो हेलो, सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर, सभी कोई देखेंगे एकदम स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि जो है 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो सुनिए, मान लीजिए कि आप किसी को 1 रुपये कर्ज के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर वह आपको 2 रुपये लौटा दे रहा है, यानी कि आप जितना दिए हैं, आप जितना रुपए उसको कर्ज दिए हैं, अगर उसके डबल आपको दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको जितना रुपए दिए हैं उतना ही रुपए आपको वह कर्ज के रूप में भी, आपको जो है वह ब्याज के रूप में भी दे रहा है। जितना रुपए आप उस व्यक्ति को कर्ज के रूप में दिया है और वह अगर आपको जितना आप दिए हैं उसके डबल अगर आपको वह लौटा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जितना रुपए आप उसको दिए हैं कर्ज के रूप में उतना ही रुपए वह आपको ब्याज के रूप में ऐड करके आपको डबल रुपए दे रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब हमारा मूलधन जो है डबल हो जा रहा है, जब हमारा मूलधन 8 वर्ष में डबल हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मूलधन बराबर ब्याज, मूलधन बराबर ब्याज। आप समझे कि ना समझे। अगर आप किसी को 1 रुपये कर्ज दे रहे हैं और वह अगर आपको 2 रुपये वापस कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका तो 1 रुपये उसमें मूलधन है ही, आपको 1 रुपये और क्या कर रहा है, वह ब्याज के रूप में दे रहा है। यानी कि आप उसको जितना रुपए मूलधन दिए हैं उतना ही रुपए आपको वह ब्याज भी ऐड करके दे रहा है, तभी ना आपका मूलधन दोगुना हो जा रहा है। तो मैं ये अब होपफुली बोल सकता हूं कि आपको जो है ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं कि यहाँ जो मूलधन है वह किसके बराबर है, ब्याज के बराबर है। और इसको अगर हम मान लें कि ये है 100 रुपये, यह है 100 रुपये। हम यहाँ से मान लिए कि आप किसी को 100 रुपये कर्ज के रूप में दे रहे हो और वह व्यक्ति जो है आपको 8 वर्ष के बाद 2x रुपये दे रहा है, तो हमें बस केवल दर बता देना है। ठीक है, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि मूलधन बराबर, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। यही ना होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मान रखे हैं कि मूलधन और ब्याज दोनों बराबर है और इसका मान क्या है,
और इसका मान है 100 रुपये। तो यानी कि साधारण ब्याज के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, हमारा देखिए ब्याज भी है x और मूलधन भी है x, ठीक है। तो ये हो गया, मूलधन की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर x गुना समय कितना है, समय है 8 बरस, तो यहाँ पर 8, और हमें दर निकालना है तो दर और बट्टा में 100, ठीक है। हम यहां से माने हैं कि मूलधन और ब्याज दोनों बराबर है, और वह किसके बराबर है, तो भैया x के बराबर है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है, बराबर x गुना 8 गुना दर, ठीक है। ये x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि अगर हम बात करें दर की तो दर बराबर हो जाएगा 100 बट्टा में 8, दर बराबर हो जाएगा 100 बट्टा में 8। तो यहां से अब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर हम यहां पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है। यहां पर देखिए ना, अगर हम 100 में क्या करें, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8, यहाँ पर 2 20, 8 दूना 16, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 0.0, 8 पचे 40, यानी कि 12.5 होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि दर परसेंट की तो कितना हो जाएगा, 12.5% की दर हो जाएगा, 12.5% दर होगा। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति साधारण ब्याज, यहां पर देखिए, अगर साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष किस दर से एक व्यक्ति किस दर से किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर आप किसी को 100 रुपये कर्ज दे रहे हो और वह आपको जो है 8 वर्ष के बाद 2x रुपये आपको वापस कर रहा है, तो यहाँ पर दर परसेंट कितना हो जाएगा, 12.5% दर हो जाएगा, 12.5% का दर हो जाएगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझे होंगे और आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के देखिए क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा एक टेम्पो जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। एक टेम्पो जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, उसकी चाल अचानक यहाँ पर देखिए 5% बढ़ गई। जितनी स्पीड से पहले टेम्पो जा रही थी, अब क्या हो रही है कि अचानक उसके चाल में 5% की वृद्धि हो रही है। तो अब उसकी बढ़ गई, तो उसकी अब चाल कितनी होगी, ठीक है। यहां पर बात समझिए, यहां पर कोई टेम्पो जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही थी, ठीक है। और अचानक इसकी स्पीड में जो है 5% की वृद्धि हो रही है। तो अब इसका चाल कितना है हमें बता देना है। तो देखिए, पहले जा रहा था टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, पहले टेम्पो जा रहा था 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। अब जो है इसके चाल में 5% की वृद्धि की गई है। तो यानी कि पहले से जा रहा था 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अब जो है 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पर 25 का 5% बटा, यानी कि 25 गुना 5/100, ठीक है। तो यहाँ से अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 चौका 100, यानी कि 25 + 5/4। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और +5, यानी कि 105, 105/4 भाग लगा, यहाँ पर हम भाग लगाते हैं, ठीक है।
4 दूना 8, बचेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा 25, 4 तिया 12, ठीक है, 23 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 23 दशमलव कुछ आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए में है 39 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए ना होगा। बात करते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी है 105 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यहां पर देखिए ऑप्शन डी में है 23.75 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम बोले हैं ना कि जो यहाँ पर अब चाल होगी वह 23 दशमलव समथिंग कुछ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 23.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन को आप पहले एकदम गौर से पढ़िए कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई हमें बता देना है। देखिए मान लीजिए कि यहां पर ये खंभा है, ठीक है, और ये कोई रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है, ये खंभा है और ये खंभा है और ये कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, ठीक है। और ये जो रेलगाड़ी है इस खंभे को पार कर देती है कितने समय में, 15 सेकेंड में पार कर देती है। यानी कि अब ये जो रेलगाड़ी है अब इस खंभे को पार करेगी तो अब ये रेलगाड़ी यहाँ पर आ जाएगी, अब ये रेलगाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि रेलगाड़ी आखिर चली कितनी दूर, रेलगाड़ी आखिर चली कितनी दूर, तो अगर हम बात करें दूरी की, यहां पर अगर हम बात करें दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा कि इस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो इस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। यानी कि दूरी बराबर यहां पर हो गया कितना, यहां पर हमें रेलगाड़ी की लंबाई ही बताना है, यानी कि दूरी हमें बताना है। ठीक है, हमें दूरी को बता देना है। और यहां पर देखिए समय, क्वेश्चन में समय दिया गया है 15 सेकेंड, क्वेश्चन में समय दिया गया है 15 सेकेंड। और भैया यहां पर चाल जो दिया गया है, चाल दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर समय दिया गया है सेकेंड में और चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब हम यहां पर क्या कर ले रहे हैं कि ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको अब हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो कैसे, तो यहां पर कैसे हम इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 36 गुना, जब हमें देखिए अगर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और अगर हमें उसको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो हम यहाँ पर गुना कराते हैं 5/18 से। तो अब ये चाल जो हो गया, अब ये चाल हो गया मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो गया। ठीक है, 18 दूना 36, यानी कि उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, उस रेलगाड़ी की चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड। उस रेलगाड़ी की चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड और समय है 15 सेकेंड। हमें निकाल देना है दूरी। तो हम लोग जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है, यहां पर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमें निकालना है दूरी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूरी। तो यहां पर देखिए दूरी, यहां पर अगर हम इसको यहां से कुछ जगह बना ले साफ करके, तो यहां पर देखिए
यहाँ पर चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चाल बराबर कितना है, चाल बराबर हो गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर है 10 मीटर, चाल बराबर है 10 मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्या निकालना है, दूरी। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड गुना समय है 15 सेकेंड, इसलिए यहाँ पर दूरी कितना होगा, यहाँ पर दूरी हो गया आपका 150 मीटर। दूरी हो गया यहाँ पर 150 मीटर। यानी कि अगर एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, और अगर रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी 150 मीटर। 150 मीटर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो होपफुली मैं ये बोल सकता हूं कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, और आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हेलो हेलो, सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर, सभी कोई देखेंगे अपने अपने स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है भैया कि यहाँ पर क्वेश्चन में है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग है 10। दो क्रमागत सम संख्या का योग है 10, तो हमें बता देना है बड़ी सम संख्या का मान कितना होगा। दो क्रमागत सम संख्या का योग है 10, तो बड़ी संख्या का हमें मान बता देना है, ठीक है। हम यहां से मान ले रहे हैं कि माना कि पहली सम संख्या है x। माना कि पहली सम संख्या है x। तो देखिए संख्या जो है क्रमागत है, तो अगर पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या हो जाएगा x प्लस 2। क्योंकि संख्या क्या है, संख्या है क्रमागत, संख्या क्रमागत है, इसलिए अगर पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगी, ठीक है। तो बस सिंपल सा हो गया, बस क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब यहां पर देखिए दिया गया है कि उनका योगफल, दो क्रमागत सम संख्या का योगफल दिया गया है 10, यानी कि x प्लस 2 का मान दिया गया है 10। x प्लस 2 का मान दिया गया है 10। तो यहां से अगर हम बात करें 2x बराबर हो जाएगा 8, इसलिए x बराबर आ गया 4। यानी कि पहली सम संख्या है 4 और दूसरी सम संख्या है 4 प्लस 2 6, ठीक है। हमें बता देना है कि बड़ी सम संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 में बड़ा कौन है, 4 और 6 में बड़ा है 6, इसलिए बड़ी सम संख्या का मान हो जाएगा 6। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होपफुली आपको जो है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि देखिए क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को सभी कोई मेरे बड़े भाई देखेंगे, एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सभी कोई क्वेश्चन को पहले एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ पहले पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग, यात्रा का 3/5 भाग शेष है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग शेष बचा है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। देखिए तो अगर हम यहां से मान लें
देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आपकी यात्रा है। इस पॉइंट से आपकी जो यात्रा है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक है, ठीक है। और अगर हम मान लें कि इसकी कुल दूरी, अगर हम यहां से मान लें कि इसकी जो है कुल दूरी, इस यात्रा की कुल दूरी है x किलोमीटर, इस यात्रा की कुल दूरी है x किलोमीटर, ठीक है। इस यात्रा की कुल दूरी है x किलोमीटर। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर हम 50 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिए, यानी कि अगर हम यहां से चलना स्टार्ट किए और ये रहा आपका 50 किलोमीटर, ये रहा आपका 50 किलोमीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर हम 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग शेष है। देखिए ये हो गया आपका यहां से यहां तक आपकी पूरी यात्रा की लंबाई है x किलोमीटर, जिसमें से आप चल लिए हैं 50 किलोमीटर आप चल लिए हैं। और अब ये जो दूरी है, अब ये जो यहां से यहां तक दूरी है, यह जो दूरी है यह पूरी यात्रा का 3/5 भाग है, यानी कि x का 3/5 भाग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुल यात्रा की, तो क्या होगा 50 किलोमीटर प्लस x का कुल यात्रा का 3/5 भाग बराबर हो जाएगा कुल यात्रा के, ठीक है। आप यहां पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा था भैया कि 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग शेष है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, हम यहां से मान लिए हैं कि यात्रा की कुल दूरी है x किलोमीटर, यात्रा की कुल दूरी है x किलोमीटर, ठीक है। जब आप उस पूरे x किलोमीटर में आप 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिए हैं, तो आप पा रहे हैं कि आप पूरी यात्रा का 3/5 भाग अभी शेष आपको और चलना है। तो यहां से कुल यात्रा कितना होगा, यहां से यहां तक यानी कि 50 किलोमीटर प्लस कुल यात्रा का 3/5 भाग। तो 50 किलोमीटर प्लस कुल यात्रा का 3/5 भाग किसके बराबर होगा, कुल यात्रा के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से 5 LCM ले ले, अगर हम यहां से 5 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25 यानी कि 250 प्लस 3x बराबर ये हो जाएगा x, ठीक है। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 3x बराबर 5x, ठीक है। यानी कि 250 बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, ठीक है। और अब यहाँ से कट जाएगा ये 2 एकम 2 और 125 दूना 250, 125 दूना 250, इसलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए x का मान कितना आ गया 125 किलोमीटर। यानी कि यात्रा की कुल लंबाई कितनी है, यात्रा की कुल लंबाई है x किलोमीटर और x का मान आया है 125 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको जो है इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी कोई यहां पर आप देखेंगे कि अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी कोई एकदम ही आराम से और एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए भैया यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है, यहाँ पर क्वेश्चन है त्रिलोकी एक कार की कीमत की 20% छूट पर खरीदता है। त्रिलोकी जो है एक कार को कार की कीमत से 20% की छूट पर खरीदता है और
कीमत से 20% अधिक पर बेचता है उसका प्रतिशत लाभ कितना है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, मैं आपको यहां पर 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। आप जल्दी से अपना जो है आपका जो आंसर आ रहा है आप जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए भैया यहां पर क्या है, त्रिलोकी एक कार की कीमत की 25% छूट पर खरीदता है। तो अगर हम यहां से मान लें, अगर हम यहां से मान लें कि माना कि उस कार की कीमत बराबर 100 रुपए। ठीक है, उस कार की कीमत 100 रुपए। तो जैसा कि यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहां पर उसका क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए कार की कुल कीमत है 100 रुपए और उसको त्रिलोकी खरीद रहा है 20% की छूट पर। कितना पर? 20% की छूट पर। यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहां पर क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए, क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। और त्रिलोकी उस कार को जो है कीमत से 20% अधिक पर बेच रहा है। कार की कीमत है 100 रुपए और 100 का 20% अधिक पर बेच रहा है। यानी कि यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा यहां से 120 रुपए। तो अगर हम बात करें लाभ की, अगर हम बात करें लाभ की तो यहां पर लाभ हो जाएगा 40 रुपए, यहां पर लाभ हो जाएगा 40 रुपए। और अगर हम बात करें लाभ परसेंट की तो यहां से लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। 40 दूना 80 और 50 दूना 100, यानी कि त्रिलोकी को 50% का लाभ हो रहा है। त्रिलोकी को उस कार को बेचने के बाद उसको 50% का लाभ हो रहा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और इसका सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात बोला जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 45 अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखिए भैया यहां पर क्वेश्चन में क्या बोली जा रही है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग, तो हम यहां से मान लें कि वह संख्या क्या है। हम यहां से मान ले रहे हैं कि माना कि वह संख्या बराबर है x, माना कि वह संख्या बराबर है x। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में है यदि किसी संख्या का 3/5 भाग, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग, देखिए संख्या है x और इसका 3/5 भाग, तो यानी कि संख्या का मतलब गुना, यानी कि x का 3/5 भाग उस संख्या के 50%, यानी कि इसी संख्या के 50% मतलब x गुना 50% मतलब 50/100 से 45 अधिक है तो संख्या क्या है। देखिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या है इस संख्या से, ये जो संख्या है इस संख्या से 45 अधिक है, यानी कि x का 3/5 भाग जो है x का 50% से 45 अधिक है। तो ये जब ये इससे जब ये जो है इससे 45 अधिक है तो ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे,
जब हम इसमें भी 45 जोड़ देंगे, जब हम इसमें भी 45 जोड़ देंगे, बस कंसेप्ट खत्म हो गया। सॉल्यूशन अब यहां पर आपके सामने होगा। देखिए क्या हो जाएगा यहां से सॉल्यूशन। 50 एकम 50, 50 दूना 100, ठीक है। यानी कि अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3x बट्टा में 5, 3x बट्टा में 5 बराबर x बट्टा 2 प्लस 45, 3x बट्टा 5 बराबर x बट्टा 2 प्लस 45, ठीक है। तो अब ये आगे क्या होगा, यहां से अगर हम यहां से इसको ले आते हैं इधर तो हो जाएगा 3x बट्टा 5 माइनस x बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 45 के, ठीक है। आप कंसेप्ट को एकदम समझ रहे हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर एलसीएम क्या होगा इनका, यहां पर एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 3 दूना 6x माइनस 2 पचे 10, ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 45, बराबर होगा 45। यानी कि 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा x, और अगर हम यहां से करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो 45 यहाँ कितना होगा, 450 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना आ गया, 450 आ गया। यानी कि उस संख्या का मान कितना आ गया, उस संख्या का मान आ गया 450। तो यहां पर आप समझ सकते हैं 450 का यानी कि 450 का 3/5, 450 का 3/5, 450 के 50% से 45 अधिक होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें भैया, अगर हम यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं अब आपको जो है इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था और आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहां पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहां पर है कि चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये जो वर्ग है इसका भुजा है 28, इस वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर। यानी कि सब भुजा इसका 28 है, ये भी भुजा इसका 28 cm है और ये भी भुजा इसका 28 cm है, ठीक है। इनमें भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना है। इस वर्ग के अंदर इसके भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना है, तो हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल बता देना है। तो सुनिए, अगर हम बात करें कि इस त्रिभुज के त्रिज्या कितनी होगी, इस वृत्त के त्रिज्या कितनी होगी। अगर हम यहां से बात करें, क्या हो रहा है ये, अगर हम यहां से बात करें, क्या हो गया यार, देखिए अगर हम यहां से बात करें कि इस वृत्त के त्रिज्या कितना होगा, तो यहां पर देखिए चूंकि यहां पर वृत्त के यहाँ जो वृत्त है वह वर्ग के भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो इस वृत्त का त्रिज्या होगा, वह इस वर्ग के भुजा के आधा होगा। तो यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें कि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होगा, वर्ग के भुजा बट्टा में 2। यहाँ पर वर्ग का भुजा है 28 सेंटीमीटर बट्टा 2, यानी कि यहाँ से वृत्त की त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकाल देना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना होता है πr², ठीक है। यानी कि पाई का मान हम यहाँ पर लेंगे 22/7
और देखिए यहाँ पर त्रिज्या का मान आया है, यहाँ पर देखिए त्रिज्या का मान है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 गुना 14, 7 गुना 14, ठीक है। यहाँ देखिए 22 गुना 28 बराबर क्या होगा, 28 गुना 56, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 5, 28 गुना 56, 5 61, यानी कि 616 cm स्क्वायर हो जाएगा। इस अंतःवृत्त की क्षेत्रफल कितना होगा, 616 cm स्क्वायर, 616 cm स्क्वायर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताई गई हैं और उन क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट था वह सब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आज के सेशन अगर आपको पसंद आया है तो आप इस सेशन को लाइक करिए, और आप अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए, और आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।